तो आइए ज़रा अब हम डिस्कस करते हैं कैपिटल बस्टिंग के बारे में। कैपिटल बस्टिंग में जो मेथड्स हैं हमारे, वो कई टेक्निक्स हैं यहाँ पर, लेकिन उसमें जो सबसे पॉपुलर टेक्निक्स है वो है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी कभी क्वेश्चन कैपिटल बस्टिंग का आ जाए, अगर कोई टेक्निक्स का एनपीवी का, तो आपने उसको किस तरीके से करना है। तो मैं यहाँ पर एक कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन में आपकी जो प्रोजेक्ट की वैल्यू है ए की और बी की, दो प्रोजेक्ट मान लेता हूँ। मान लीजिए ए प्रोजेक्ट की कॉस्ट है आपकी, वो है 1,00,000 रुपये, और बी प्रोजेक्ट है उसकी है 1,50,000 रुपये। ये आपकी कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो ऊपर लिख दिया मैंने गलती से। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगी। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मान लीजिए ईयर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, और साथ में दिए हैं प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट कितने हैं आपके, मान लीजिए पहले साल का प्रॉफिट सपोज करो 20,000, फिर है 40,000, फिर है 40,000, फिर है 50,000, और फिर है 50,000, ऐसे दिया मान लीजिए। और दूसरे साल इसके प्रोजेक्ट सेकंड के जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं, मान लीजिए उसके प्रोजेक्ट के प्रॉफिट हैं 40, 80, 90, 1,00,000 और 50,000। ये कोई ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट बढ़ते ही चलें, घटते चलें, ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट भी हो सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पे दोनों में से कोई एक प्रोजेक्ट को चूज़ करना है। तो दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है वो आपने देखना है। तो जब भी आप कभी कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन करें तो थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है कि एनपीवी की जो कैलकुलेशन करनी है वो टेबल के अनुसार करनी है आपको। और टेबल जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो टेबल A3 यूज़ करनी है आपने, टेबल A3। और उसमें मैं यहाँ पे रेट मान के चल रहा हूँ 10%, तो 10% के हिसाब से आप इसकी रेट मान के चलेंगे। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए कितना है आपका, डिस्काउंटेड फैक्टर 10% है। तो एक ही प्रोजेक्ट मैं आपको कराऊंगा, दूसरा प्रोजेक्ट आपने करके देखना है, ठीक है। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ये आफ्टर टैक्स है और बिफोर डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में अगर आपको डेप्रिसिएशन लेस करना पड़े तो किस तरीके से, या चलो कोई नहीं, मैं इसको ये मान लेता हूँ ये इनकम है आपके, प्रॉफिट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आइए ज़रा अब हम यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे ईयर 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट। प्रोजेक्ट ए करूँगा मैं, सिर्फ ध्यान रखना है आप लोगों ने, 20,000, 40,000, फिर 40,000, फिर 50,000 और फिर 50,000। ये आपका कैश फ्लो है। अब आपने सबसे पहले इसमें डेप्रिसिएशन लेस करना है बेटे। डेप्रिसिएशन कैसे लेस करते हैं, देखिए क्वेश्चन में दिया 1,00,000 रुपये का प्रोजेक्ट है आपका। ये 1,00,000 रुपये जो है कितने साल चलेंगे, आपका प्रोजेक्ट चलेगा 5 साल। तो अगर मैं इसको 5 से भाग कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाई 5 करूंगा तो 20,000 डेप्रिसिएशन पर एनम का आ गया, वो आपने यहाँ लिख देना है। अगर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू है तो वो लेस कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये भी बता देता हूँ स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या हो यहाँ पर। देखिए 1,00,000 रुपये में से मान लीजिए 5 साल के बाद आपकी मशीन की या प्रोजेक्ट की कॉस्ट 20,000 रुपये रह जाती है, तो इसका मतलब हुआ आपकी जो कॉस्ट ऑफ असेट्स होगी वो 1,00,000 माइनस 20,000 करेंगे तो 80,000 रुपये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो SLM मेथड से वो 16,000 रुपये आपका यहाँ पे लिखना है, 16,000 ईच ईयर। तो अब यहाँ 20 क्यों लिया, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू मान लीजिए मैंने नील मान ली है। अब आपने क्या करना, प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो आपके पास जो बची हुई वैल्यू आएगी, जो प्रॉफिट्स आएंगे वो आपने यहाँ लिखने हैं। बैलेंस प्रॉफिट आप यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये लेस करेंगे तो कितना रह गया, 0 प्रॉफिट रह गया। इसमें से ये लेस करेंगे 20,000 रह गया। इसमें से ये लेस करेंगे 20 रह गया। इसमें से इसको लेस करेंगे 30,000 हो गया। उसके बाद ये लेस करेंगे तो फिर से 30,000 हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें टैक्स को लेस करना है, यानी कि ये क्या है आपके पास EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब टैक्स की रेट मान लीजिए क्वेश्चन में 50% दी होगी बाकायदा ये आपकी, क्योंकि मैं तो अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना देता हूँ, तो इसलिए एक आधी कोई चीज़ ऊपर छूट जाती है तो नीचे बता देता हूँ। तो अब जो प्रॉफिट ही नहीं है आपके पास तो टैक्स क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे। 20,000 का 50% 10,000 टैक्स दे देंगे, फिर 10,000 दे देंगे, फिर 15,000 दे देंगे,
फिर 15,000 टैक्स दे देंगे। अब आपको क्या करना है, अगला जो है अब आपके पास बचेगा EBT, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स ऑलरेडी दे दिया आपने। तो इसका मतलब 0 में से ये लेस करेंगे तो ये तो कुछ नहीं बचा, 20 में से 10 लेस करेंगे तो 10,000, 10,000, 15,000, 15,000। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो डेप्रिसिएशन आपने लेस किया था इसको वापस ऐड बैक करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है हमारे लिए टैक्स कैलकुलेशन के पर्पज से एक्सपेंसेस तो है, बट ये हमने फ्लो नहीं हुआ है कैश का, तो वापस ऐड करते हैं हम इसको। यानी कि जो आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स है उसमें डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब हुआ पहले साल का प्रॉफिट 20,000 हो गया, क्योंकि प्रॉफिट तो था नहीं यहाँ पे कुछ भी, तो 20,000 ऐड किया डेप्रिसिएशन, 20 और 10 30, फिर उसके बाद 10 और 20 30, फिर 15 और 20 35, और फिर 15 और 20 35। ठीक है, तो अब आपके पास ये लाइन आने के बाद अब आपका, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास आ गया अर्निंग, ये आप यहाँ लिख सकते हैं दोबारा से, थोड़ा सा इसमें जगह नहीं है तो आगे लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 आपके पास जो कैश इनफ्लो है, अब आपके पास कैश इनफ्लो वो क्वेश्चन में कितना आ गया, पहले साल का है 20,000 आफ्टर टैक्स ही, 30,000, फिर 30,000, फिर 35,000 और फिर 35,000। अब आपने क्या करना है यहाँ पर क्वेश्चन में, अब आपने सबसे पहले यहाँ डिस्काउंटेड फैक्टर ले लेना है जो आपके क्वेश्चन में टेबल A3 में दिया होता है। तो डिस्काउंटेड फैक्टर कितना है, देखो हमारा इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 10% मान लीजिए मैंने यहाँ पे मानी है क्वेश्चन में। तो 10% का मतलब है कि जो 20,000 रुपये आपको 1 साल के बाद मिलेगा उसकी वैल्यू एक्चुअल में 10% घट के मिलेगी। मिलेगा तो 20,000, लेकिन उसकी वैल्यू 10% डाउन हो जाएगी। तो सेकंड नेचुरल सी बात है कि यानी कि जो 30,000 है इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा कम मिलेगी। तो मैंने आपको टेबल A3 का तरीका बताया था, अगर टेबल आपके पास नहीं है तो टेबल A3 कैसे कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, अगर आप ऊपर क्या करते हैं 10% रेट है ना, तो ऊपर रखिए 1, यहाँ साइड में छोटा सी इधर कर देता हूँ पहले सर, ऊपर रखिए 1 और नीचे 1 प्लस में R, तो 1 प्लस में R कितना 10, तो यानी कि 0.1। तो इसका मतलब पहले साल की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1.1, तो ये आ जाएगी 0.909। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 2 साल के बाद जानना है, तो यही सेम मल्टीप्लाई ये कर देंगे आप, यही सेम। तो चूंकि आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू तो यह निकल चुकी है, तो यही सेम वैल्यू उसकी निकलेगी दूसरे साल। तो 2 बार आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 0.909 को दोबारा से 9, क्योंकि ये वैल्यू जो निकलेगी वही तो सेम है, तो मल्टीप्लाई कितनी बार करना है आपने, 2 बार करना है। तो 2 बार करेंगे तो मैं ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार, 0.909 मल्टीप्लाई बाय 0.909, तो ये मेरी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.826। अब 2 बार हो गई। अब तीसरे साल की वैल्यू जानना चाहते हो तो एक बार फिर कर दो, मतलब ये तब तक करते चलनी है आपने जब तक कि आपका क्वेश्चन खत्म ना हो जाए, प्लस 0.1। ठीक है, तो अब तीसरे साल की वैल्यू निकलेगी, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीधी सी बात है कि 2 बार का अगर आंसर आपके पास यहाँ आ चुका है तो एक बार और आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, या 0.909 को 3 बार कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 0.909, ये आपके पास 0.751 आ गई। अब चौथे साल की फिर से इसी को मल्टीप्लाई कर दो, 9.909, ये आ गई आपके पास नेक्स्ट 0.682 और 3 मान लेते हैं क्योंकि 7 है। फिर एक बार आपने मल्टीप्लाई करना है 0.909 से, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.621 अप्रॉक्स। तो आप समझ गए, पहले साल की वैल्यू जो आएगी इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे दूसरे साल की आ जाएगी, इसी वैल्यू को 3 बार कर दोगे तो ये आ जाएगी, इसी को 4 बार कर दोगे तो ये आ जाएगी, इसी को 5 बार कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि आपके रुपए की वैल्यू धीरे धीरे देखिए घटती जा रही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको कैश फ्लो को जो इनफ्लो है इसको डिस्काउंटेड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि ये फ्यूचर में जो आपको पैसा मिलने वाला है इसकी प्रेजेंट में क्या वैल्यू है ये हम निकाल लेंगे। तो अब 20,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 0.909 से, तो ये लगभग 18,180 रुपये आ गया मेरा। उसके बाद दूसरे साल का मैं मल्टीप्लाई करूँगा 30,000 से 0.826 को, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 24,780।
अब मैं 30,000 को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किसके साथ, 0.751 के साथ। ये वैल्यू आ गई 22,530 रुपये। उसके बाद 35,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 0.683 से, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 23,905 रुपये। और इसी तरीके से मैं वैल्यू करूँगा 35,000 मल्टीप्लाई बाई 5वें साल की वैल्यू 0.621, तो 21,735 रुपये। इन सभी को जोड़ के टोटल मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, सभी को ऐड कर देता हूँ, 18,180 प्लस में 24,780 प्लस में 22,530 प्लस में 23,905 प्लस 21,735, यानी कि 1,11,130 रुपये मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, सबसे पहला आप निकालना चाहते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आपकी 1,11,130 रुपये अप्रॉक्स, माइनस 1 लाख रुपये थी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इसका मतलब आप पॉजिटिव जा रहे हैं, 11,130 रुपये आपका पॉजिटिव आंसर है, तो आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट चूंकि क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए 2 प्रोजेक्ट थे, तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना आपने जो ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो इसमें हो सकता है 11,130 बचा है, दूसरे में हो सकता है 25,000 बचे आपको, तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है एनपीवी के अकॉर्डिंग। लेकिन इसी के साथ साथ कभी क्या होता है कि जब 2 प्रोजेक्ट आते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है कि ये जानना कि ये जो प्रोजेक्ट है दोनों में से कौन सा बेस्ट है। इसको देखें तो फिर बात इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें 11,130 बचा, दूसरे में 25,000 बचा। बट आप ये भी तो सोचो कि इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है कितनी, 1 लाख, उसकी कितनी है 1.5 लाख, तो पैसा ज़्यादा लगाए तो बचेगा भी ज़्यादा। तो इसीलिए इस केस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं किसका फॉर्मूला, पीआई का फॉर्मूला। पीआई का मतलब प्रॉफिटेबल इंडेक्स की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है उसको ऊपर रखिए और इन्वेस्टमेंट को नीचे रखिए। तो इसमें क्या आएगा, आपका आंसर पॉइंटों में आएगा। तो वो आप कैसे निकालेंगे, देखिए जरा, प्रेजेंट वैल्यू कितनी 1,11,130 रुपये थी डिवाइडेड बाई 1 लाख। अब मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन में दूसरा प्रोजेक्ट आएगा, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, देखिए 1.11 अप्रॉक्स आ गया आपके पास। अब मान लीजिए दूसरा प्रोजेक्ट जो आप करके देखेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, मान लीजिए 2.5 लाख रुपये आ गया, और 2.5 लाख आप ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाई 1.5 लाख करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो मान लीजिए 1.63 आ गया, या 1.6 आ गया, या 1.50 आ गया। तो इससे तो ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, आपने उसको एक्सेप्ट करना। तो इसका मतलब एनपीवी से जो चीज़ आप नहीं समझ पाते इजीली, वो पीआई से समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितना ज़्यादा आपका आता जाएगा वही प्रोजेक्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा। तीसरा बेटे इसके बाद हमारे पास आता है पे बैक, ठीक है, पे बैक पीरियड की बात करते हैं, पे बैक पीरियड की। तो उसमें क्या करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट को देखना है कि आपका प्रोजेक्ट में जो पैसा लगा वो कितने साल में रिकवर हुआ। तो इसके लिए आपको 2 तरीके हैं, एक होता है डिस्काउंटेड फैक्टर के थ्रू चेक करें पे बैक में कितने साल में पैसा पूरा हुआ है, और दूसरा इनफ्लो के यानी कि नॉर्मल पे बैक पीरियड के तरीके से। तो आइए जरा उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आपको नॉर्मल तरीके से पे बैक निकालना हो तो कैसे आप इसको क्यूमुलेटिव बना लेंगे। पहले साल देखो 20,000 रुपये है, तो आप यहाँ 20 लिख देंगे, 30 और जोड़ दिया तो 50 हो गया, 30 और जोड़ दिया तो 80 हो गया, यानी कि 3 साल में आपकी 80,000 की रिकवरी हो चुकी है। और फिर चौथे साल में क्या है, आपका 35,000 है, लेकिन आपको तो 1 लाख की रिकवरी चाहिए। तो अगर मैं नॉर्मल तरीके से यहाँ लिख देता हूँ दोनों में ही, नॉर्मल तरीके में आपको 3 साल तो पूरे लगे, चौथे साल में आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो 20 और 30 50 और 30 80, सिर्फ 20,000 रुपये की रिक्वायरमेंट जो आपको रहेगी वो ऊपर रखेंगे आप, और चौथे साल का जो प्रॉफिट है वो है 35,000। तो आप इसको अगर कट कर देंगे तो 3 0 से 3 0 कट कर दिया हमने, 5 को इससे किया तो 4 20 और ये हो गया 7। तो इसका मतलब हुआ लगभग 3 पॉइंट। मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ अभी एक बार आपके सामने। ये है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 7, 4 डिवाइडेड बाई 7, इसका मतलब 0.57, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर यही सेम आपने पे बैक क्लियर आपने काउंटेड करना हो, पे बैक जो है ये आपने काउंट करना हो, कौन से तरीके से काउंट करेंगे इसको हम, डिस्काउंटेड फैक्टर से। तो डिस्काउंटेड फैक्टर में आप किस तरीके से करेंगे, अभी मैंने बताया ना क्यूमुलेटिव का एक आप बना लें। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव पे प्रेजेंट वैल्यू ये जो दी है ना, इनको इसको क्यूमुलेटिव कर लीजिए। वहाँ पे मैंने जैसे कहा था इनको जोड़ दीजिए, तो एक ऐसे ही आपने एक कॉलम बनाना है, साइड में कहीं भी बना लेंगे इसको, अगर इस बेस पे बोले। और डिस्काउंटेड बोले तो कैसे करना है, तो पहले साल का प्रॉफिट 18,180 था, क्या 1 लाख की रिकवरी हो गई, बिल्कुल नहीं हुई। 24,780 और जोड़ दीजिए इसके अंदर,
क्या रिकवरी हो गई? 2 साल के प्रॉफिट मिला के 42,960 हुए, रिकवरी हो गई? नहीं हुई सर। अच्छा, उसके बाद 22,530 और ऐड कर दीजिए इसके अंदर, 42,960। क्या आपकी 3 साल में प्रॉफिट है 65,490 हुए डिस्काउंटेड फैक्टर से, क्या 1 लाख की रिकवरी हुई? बिल्कुल नहीं हुई। फिर प्लस करेंगे आप चौथे साल के प्रॉफिट 23,905 रुपये, क्या रिकवरी हो गई? 89,395, क्या रिकवरी हो गई? नहीं हुई। तो इसका मतलब 4 साल लग गए आपको, अगर आप डिस्काउंटेड फैक्टर से देखेंगे तो। और चौथे साल जो है आपको पता है 5वें साल तो हो ही जानी है, क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट तो 1,11,000 दिख रही है। तो इसका मतलब हुआ आपका आंसर जो आएगा वो 4 साल तो आपको पूरे लग गए, 4 ईयर्स, प्लस इसमें आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लेंगे बाकी बचा हुआ बैलेंस कितना वो निकाल देता हूँ मैं, 1 लाख माइनस करेंगे इसके अंदर से हम, कितना रिकवर हो गया हमारा? 89,000 और 395, तो 10,605 रुपये। ठीक है, तो 10,605 रुपये ऊपर रखेंगे, जो आपको चाहिए बैलेंस। आप समझ गए ना, इतने पैसे तो रिकवर हो चुके 1 लाख में से, जो बच गया बैलेंस वो ऊपर रखना है। और 5वें साल का जो प्रॉफिट है ये 21,735, आप इसको ऊपर नीचे रख देंगे। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 10,605 को डिवाइड करना है आपने 21,735 रुपये से, तो ये लगभग आपका आंसर जो है वो आया 4.49 ईयर्स के करीब। ठीक है, तो इसका मतलब आप ध्यान से देखेंगे, पे बैक मैंने 2 तरीके से कराया आपको। नॉर्मल तरीके से कराया तो 3.57 आंसर आया, और अगर मैंने इस तरीके से कराया तो 4.9 आंसर आया। तो जब भी कोई क्वेश्चन अगर आपके पास एनपीवी, पीआई या पे बैक का आ जाए तो आप इस तरीके से उसको अटेम्प्ट करें, और घबराने की जरूरत नहीं है। टेबल नहीं मिलती है, मत मिलने दो। आपको मैंने तरीका सिखा दिया, देखो इधर ये जो तरीका दिखा रखा है, आपने क्या करना है, सिंपल, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो आपने क्या करना, 1 ऊपर रखिए, 1 प्लस में रेट ऐड कर दीजिए, डिवाइड करके जो पहले साल का है उसको जितने साल का आपको चाहिए उतने बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैलकुलेटर आपके पास है, 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। बहस नहीं करनी है किसी भी टीचर के साथ, जितनी देर आप बहस करेंगे इतनी देर में आंसर निकल आएगा। क्लियर है सभी को? आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।